तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुष्पा मूवी देख ली है? ये अभी जो अल्लू अर्जुन की मूवी आई है पुष्पा, किस किस ने देख ली है? उसका अगर ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, उसका एक डायलॉग है, मैंने अभी नहीं देखी, ठीक है ट्रेलर देखा था मैंने उसका। तो उसमें ट्रेलर में एक डायलॉग है कि पुष्पा देखकर, पुष्पा नाम सुनकर फ्लार समझ लियो क्या? फ्लार नहीं है, फायर है, फायर। ठीक है, तो वो वाली पुष्पा की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग राजेश खन्ना वाली पुष्पा की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने एक फेमस डायलॉग का नाम सुना होगा, आई हेट टीयर पुष्पा मैंने कहा पुष्पा मुझे आंसू पसंद नहीं है। तो उस पुष्पा का भी पैटर्न चेंज हो गया है अलग तरीके से। उस पुष्पा में से एक पुष्पा तो बन गई है अभी यहाँ पर अल्लू अर्जुन वाली, और एक पुष्पा बन गई है यहाँ पर राजस्थान की पुलिस वाली। देखिए, जब लोगों को अवेयर कराने की बात आए ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में पहुंचनी चाहिए। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया है कि पुष्पा जो आई हेट टीयर था उसको टीयर कट कर बियर कर दिया है, यानी कि एक तरीके से पुष्पा आई हेट बियर। ये काफी अच्छा तरीका है लोगों को समझाने का जो ड्रंक एंड ड्राइव के केस आते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें, हर साल लगभग 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, और इन 5 लाख के करीब एक्सीडेंट की वजह से लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो इससे आप लोग एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो रही है, यार वो वही परिवार का सदस्य होगा जो कमाने के लिए घर से बाहर निकला होगा, रोजी रोटी के लिए निकला होगा, किसी काम पर जा रहा होगा, या फिर कोई बच्चा होगा जो आने वाले टाइम पे देश का भविष्य है, पढ़ने के लिए जा रहा होगा, कोई काम करने के लिए, काम खोजने के लिए। तो इस तरीके से अगर एक्सीडेंट में जितने भी ज्यादातर लोगों की जान जाती है, अगर ध्यान से उनको देखा जाए, तो वो एक प्रोडक्टिव तबका होता है सोसाइटी का, जो कि आने वाले टाइम में देश को भी फायदा पहुंचाएगा और एक परिवार का तो सहारा होता ही होता है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट को रोकने के लिए कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, उसमें से ही राजस्थान पुलिस के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया। पर्सनली काफी अच्छा लगा, सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। अगर कभी भी आप लोगों को लिखने के लिए आता है यहाँ पर, ठीक है, अगर कहीं पर आप लोगों को जैसे आंसर राइटिंग में आ जाए हमारी कंट्री में कि एक्सीडेंट के केसेस के बारे में, तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से, तो ये आप लोग वहां पर एग्जांपल के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। और जब ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोग दोगे ना एग्जाम में, तो यहाँ पर राइटर उसको बेसिकली जो एग्जामिनर रहेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ, बंदा जो है चीजों को किस लेवल पर समझता है और आसपास में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखता है। तो काफी अच्छे मार्क्स आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो डिस्कशन यार काफी शानदार रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी शानदार आप लोगों को काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। और इसी के साथ में 2 पार्ट में ये डिवाइडेड रहेगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में डिटेल में न्यूज एनालिसिस भी आप लोगों को बताऊंगा। एडिटोरियल देखिए, एक भी नहीं छूटता, आप लोगों का सारे कवर कराता हूँ A to Z। जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है इंपोर्टेंट भी नहीं है, उसका भी एक ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ आप लोगों को कि समाज में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक तरीके से बोल दूं कि देख लेना कंप्लीटली, तो आप लोगों को इसीलिए ओवरव्यू दिया जाता है, और उसकी वजह से वीडियो ना थोड़ी सी कई बार लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के आसपास ही रखो, टेंशन मत लो। पर लेकिन ये है कि कोशिश आप लोग भी करो कि यार चीजें जो है कम से कम पढ़ाई में टाइम बचाने की कोशिश मत करो। और बहुत जगह टाइम वेस्ट आप लोग करते होंगे, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई किसी के साथ में बात करने पे लगा हुआ है, मतलब पता नहीं कहां का। आप 2-4 मिनट मतलब इसी वीडियो में से यहीं पर ही पढ़ाई का ही टाइम बचाओगे। तो देखो यार, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा मतलब देखो। कई सारे बच्चे जो है, मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को स्पीड करके भी देखते होंगे कई सारे, तो ठीक है। और उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि मतलब जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट किया करो यार। काम को मेहनत मेरी लगती है, बड़ी वीडियो बनती है, ज्यादा टाइम डिकोड करने में लगता है, अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगता है, सारा काम तो मेरा बढ़ जाता है, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा देख लो, उसके चक्कर में मेरा कितना टाइम ज्यादा लगता है आप लोगों को पता है उसके चक्कर में। तो मैं सोचता हूँ कि टॉपिक जो पढ़ाने बैठूं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आज भी देखना बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो बिल्कुल माइंड में छप जाएंगे आप लोग, कभी कोई पूछेगा ना उसको पढ़ा दोगे। तो ये मेरा बेसिक पर्पज रहता है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो वीडियो को, और अगर लगे कि वीडियो आप लोगों को सही तरीके से सही फायदा पहुंचा रही है, तो चीजों को अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। तो अच्छा लगता है इस तरीके से मेहनत करना। वही बात हो गई, सामने वाला मेहनत करे तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो और मेहनत करेगा। तो ये आप लोगों ने बच्चों के अंदर भी देखा होगा, और मैं भी तो एक बच्चा ही हूं ना आप लोगों के सामने मतलब एक तरीके से हम सब बच्चे ही है ना चलिए, जो भी है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, काफी कुछ जानने को मिलेगा। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, जहां जहां पर लगे पॉइंट नोट करने लायक है उनको नोट भी आप लोग करते रहिएगा। वीडियो के एंड में कुछ वोकैबुलरी दूंगा आप लोगों को, जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन कई सारे बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है, इससे आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो कोशिश किया करो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो तो इंग्लिश को भी इंप्रूव करते हुए आप लोग साथ साथ में चलो, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा आप लोगों को। बेसिकली अभी रिसेंटली हमारे देश में रिलीजन के नाम पर कई सारे केसेस देखने को मिले। एक हरिद्वार में देख लीजिए, एक पंजाब के अंदर आप लोग देख लीजिए, और भी कई सारे इक्का दुक्का रिलीजन के नाम पर केस निकल कर आ रहे हैं। तो किस तरीके से चीजों को टैकल करके चलना चाहिए और क्या यहाँ पर दिक्कत पड़ती है, फंडामेंटल राइट का कहां पर हनन होता है, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अच्छे से लेक्चर को एंजॉय करेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो आप लोग समझ भी पाओगे कि कहां कहां पर चल क्या रहा है उन सारे पॉइंट्स को, ठीक है।
इसी के साथ में जो ये वाला आर्टिकल है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। अभी चाइना के 5 प्रोडक्ट के ऊपर हमारे देश के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, पूरा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में देखने को नहीं मिलेगा, चक्सो खुल जाएंगे आप लोग और किसी को पढ़ा दोगे बैठाकर, ऐसा एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को, एंड तक का काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। यहां पर अगर ये वाले आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये वाला आर्टिकल यार कोविड-19 के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, पर कुछ बातें अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि जो भी कोविड-19 की वजह से डेथ हो रही है उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं पहुंचाएगी। कितने लोगों को दवाई प्रोवाइड करा दी है, उसमें भी फेक कई सारे डेटा सामने निकल कर आए। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिली इसमें लोगों को गुमराह किया गया अगर कहीं पर कोई दिक्कतें देखने को मिलती थी। यानी कि एक तरीके से ना कई सारी जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेटरी अप्रूवल भी दिए गए, उनका भी डेटा जो है वो जनता के सामने यहाँ पर नहीं रखा गया कि किस बेस पर आप लोगों ने इन दवाइयों को अप्रूवल दे दिया गया है। जबकि कई सारी कंपनी जो है वो प्रॉपर डेटा भी प्रस्तुत नहीं कर पाई थी, फिर भी आप लोगों ने उनको रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया कि हाँ आप लोगों को दवाई प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जनता से डेटा को छिपाकर रखना ये सही नहीं है। इससे क्या होता है, इससे लोगों के मन में कई सारी बातें आप लोगों को जाएगी कि हाँ लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा, फेक न्यूज जो है वो फैलनी स्टार्ट हो जाएगी और इससे सोसाइटी में और ज्यादा जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो कोशिश ये करो कि जनता के सामने डेटा को रखो ताकि जनता उसके बारे में समझ सके और फिर अपने आप से डिसीजन ले। देखिए एक तो होता है आप लोग लोगों के हाथ में बेसिकली मछली पकड़ा दो पकड़ कर कि हाँ लो भैया खाओ और एंजॉय करो। एक होता है कि उसको जाल दे दो, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो पर्पज यहाँ पर मछली पकड़ना सिखाना होना चाहिए, ना कि सामने वाले इंसान को बेसिकली मछली दे दो। उससे क्या होगा, आप लोग उसको बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जब रिवीजन की बात आती है ना, आप लोग रिवीजन जो है वो खुद से किया करो, वो एग्जाम में आप लोगों को तभी फायदा पहुंचाएगा। वरना मैं बार बार रिवीजन आप लोग कराते रहूंगा, वही आर्टिकल डिस्कस करता रहूंगा, मेरी तो मेहनत ही नहीं लगती है। अगर मैं ऐसा करूंगा 1 मिनट में बैठूंगा वही आर्टिकल आप लोग को चिपका दूंगा और निकल जाऊंगा। पर लेकिन अगर आप लोग खुद से बैठकर उसको रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में भी आप लोग खुद से ही रिकॉल करना है, वहां पर भी आप लोग खुद से रिवीजन करना है। तो मेरा पर्पज भी यही होता है कि आप लोग को सशक्त बनाया जाए ताकि आप लोग एग्जाम में मेरी कमी फील ना करें। वहां पर आप लोग को ये लगे हाँ इतना तैयार कर रखा है हमको कि हम लोग ये काम करके ले जाएंगे। पर लेकिन अगर सारी चीजें मैं खुद ही रिपीट करूंगा तो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ी ना करा रहा हूं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो अपने आप से रिवीजन करने की आदत डालो, यही आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। और इसी के साथ में जितनी कम चीजें मेरे लेक्चर के अंदर, जैसे कि जो कोई टॉपिक आएगा तो उसको तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, काउंटर वैल्यूइंग जो कहीं पर आएगा तो फिर उसको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर फालतू में मैं आप लोगों को ऐसी चीजें रिपीटेडली बताता रहूं तो उससे आप लोगों को दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ नया भी जो पढ़ाना चाहता हूं वो नया भी छूट जाएगा। तो आप लोग रिवीजन जो है वो अपने आप किया करो थोड़ा सा, ठीक है। और कोशिश किया करो जो आज पढ़ाया उसके 24 आवर के अंदर अंदर एक बार चीजों को रिकॉल जरूर कर लिया करो। लंबे समय तक याद रखोगे, ये मेमोरी फॉर्मेशन का भी आप लोग काम करेगा। मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर शाम को डेली बिस्तर पर जाने से पहले एक बार चीजों को रिकॉल कर लोगे तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में काफी सारी बातें आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़कर और भी कई सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है टीटू। तो टीटू के बारे में ना आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी साउथ अफ्रीका के अंदर एक पर्सनैलिटी थे जिनकी डेथ हुई, तो जानेंगे यहाँ पर अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में भी कई सारी और बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। देखिए कोई ना कोई पॉइंट कहीं ना कहीं बन जाए तो आप लोगों को इस तरीके से चीजें मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को कोई भी पोर्शन जो है वो छूटे ना। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हालांकि इंपॉर्टेंट कम था पर लेकिन इंपॉर्टेंट बनाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें एक एंगल डिस्कस किया गया है। मैं एक और एंगल आप लोगों को ऐड करूंगा यहाँ पर ताकि टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर अरब गल्फ के बारे में और तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे के बारे में। मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी पूरा मुद्दा समझाऊंगा, जिसकी रिसेंटली अभी मीटिंग पाकिस्तान के द्वारा बुलाई गई। तो पूरे अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस कर लूंगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, डिटेल में आप लोगों को सारी बातें आप लोगों के हाथ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है फिर से यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बेसिकली बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने आप लोग कई बार पढ़ा है कि रिसेंटली अभी हमारे मछुआरे जो हैं वो श्रीलंका के द्वारा पकड़ लिए गए थे। तो श्रीलंका के द्वारा जो मछुआरे पकड़ लिए गए, फिर यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक बार ये पैटर्न होने के बाद में फिर कुछ दिनों बाद में फिर से कुछ मछुआरे पकड़ लिए। तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मछुआरों का आवागमन होता है, इसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती है वो सबसे बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को नजर आएगा कि हमारी कंट्री के ऊपर अगर आप लोग ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया और जो श्रीलंका के रिलेशन के बीच में हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ता है। तो जरूरी यहाँ पर यह कि उस इंपैक्ट को कैसे कम करना है, तो आप लोगों को प्री डिफाइन क्लियर सारी चीजें होनी चाहिए ताकि जो मछुआरे हैं उनको दिक्कत न देखने को मिले। जहां पर मछुआरे जाते हैं, आप लोगों ने कई बार बताया मैंने कि ट्रोलर वगैरह यूज किए जाते हैं कि हाँ बिल्कुल जमीन में से निकालकर मछली को पकड़कर ले जाते हैं, और श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो इससे दिक्कत में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल में ये तो बताने के साथ साथ में ये बोला गया
कि ये सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं निकल पा रहा है, इतने दिनों से मछुआरे दिक्कत में आ रखे हैं। तो बोला गया पॉलिटिकल विल। कोई भी अगर दिक्कत अगर सोसाइटी में होती है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है, तो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो उसका सॉल्यूशन निकालना ही नहीं चाह रहे हैं। पॉलिटिकल विल जो है वो यहां पर दिक्कत आ जाती है। और ये पॉलिटिकल विल का मतलब क्या होता है, अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया जाना, ना कि जनता के फायदे के लिए। यानी कि वोट बैंक वाला इशू बन जाता है श्रीलंका में भी जब भी इलेक्शन होते हैं, तो यहां पर इस तरीके के मुद्दे वो इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। अभी अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर भी यहां पर इस मुद्दे को कई बार यूज करते हुए नजर आते हैं पॉलिटिशियन की, हाँ इस मुद्दे को हम लोग सुलझा देंगे, पर लेकिन अगर मुद्दा सुलझा दिया तो फिर भुनाएंगे कैसे। तो इसलिए हमारे पॉलिटिशियन चालू हो गए और वो आप लोगों की टेंडेंसी को समझ गए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, कि आप लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाना है। और वो रेगुलरली बना भी रहे और बन भी रहे हैं। और मेरा तो मानना भी यही है, जब अंग्रेज हम लोग को 200 साल तक बेवकूफ बना सकते हैं हम लोग को पता होते होते भी, तो हमारे पॉलिटिशियन अगर उसी चीज का फायदा उठा रहे तो कोई गलत चीज थोड़ी ना है। हम लोग बेवकूफ हैं और बेवकूफ को बेवकूफ बनाना बनता भी है। यही तो चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है कि हम लोग किस मुद्दे पर कहां पर बातें करते हैं। तो वही बातें यहां पर समझाई गई कि बेसिक मुद्दा बोला कि पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल लेवल है, वरना ये कोई मुद्दे ऐसे नहीं है। बांग्लादेश के साथ में रिलेशन चुटकियों में सुलझा दिए हम लोगों ने। इंडिया और चाइना के बीच में क्यों नहीं सुलझता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्यों नहीं सुलझता है, तो सारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी अगर मुद्दे सुलझ जाएंगे। तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय थी, अगर किसी को इससे कोई दिक्कत हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, इसके बारे में मैंने कल आप लोगों से न्यूज एनालिसिस में आर्टिकल भी डिस्कस किया था। नीति आयोग के द्वारा हेल्थ इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है, तो काफी अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में तो यूज कर ही सकते हैं, डायरेक्ट आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी। तो इस आर्टिकल को मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूंगा, पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना पसंद करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पॉलिटिशियन के ऊपर आप लोगों को कितना ट्रस्ट है, नहीं एक तरीके से पॉलिटिशियन को हम लोग भगवान मानते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जो है। और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये राइटर ने बेसिकली इसके अंदर पूछ रखा है यहाँ पर बेसिकली, कि सबसे बड़ी बात आज के डेट में पता है क्या है, हम लोग पॉलिटिशियन के ऊपर एक ट्रस्ट किया करते हैं, पर लेकिन वो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता चला जा रहा है। अगर वो ट्रस्ट जो ब्रेक होता होता है इस लेवल पर पहुंच गया कि उस ट्रस्ट में लोगों ने ट्रस्टी ढूंढना बंद कर दिया, तो फिर यहाँ पर बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी ट्रस्टी लग जाएगी। कहने का मतलब है कि उनको दिक्कत हो जाएगी। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं आज की डेट में। अगर बात करें हमारे देश में जो पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता कैसे हो, सारे क्रिमिनल कैंडिडेट जैसे हो, और वही अभी आप लोगों को देखने को मिलता भी है। इसी के चलते एक टॉपिक है पर्टिकुलर आप लोगों का सिलेबस के अंदर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, तो वहां पर ये काफी सारे डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाएगी। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि आज की डेट में अगर आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाए कि क्या आप लोग पॉलिटिशियन पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये राइटर पूछ रहे हैं और मैं भी आप लोगों से पूछ रहा हूं, यस या फिर नो में आंसर देना, ठीक है। बताइए क्या आप लोग पॉलिटिशियन पर ट्रस्ट करते हैं, यस या फिर नो में आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग ट्रस्ट उनके ऊपर करते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि उनके ऊपर ट्रस्ट करने लायक है, क्या आप लोगों का जो भरोसा उनके ऊपर है क्या वो मायने रखता है, आप लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट तो कर लिया, क्या वो मायने रखता है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, समझिएगा। पहला तो क्या आप लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों ने बोला यस या फिर नो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो आप लोग ट्रस्ट करते हैं क्या वो ट्रस्ट जो है वो मायने रखता है, इसका भी आंसर आप लोगों को देना है यस या फिर नो। यानी कि जो ट्रस्ट आप लोगों ने पॉलिटिशियन पर दिखाया, क्या पॉलिटिशियन को वो ट्रस्ट मायने रखता है या फिर पॉलिटिशियन आप लोगों का वो विश्वास जो है वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। अच्छा है क्वेश्चन, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अभी मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, ये यहाँ पर आर्टिकल में राइटर क्या बताना चाह रहे हैं। राइटर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सर्वे के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। तो उस सर्वे के हिसाब से यहाँ पर ये बातों को लेकर चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अगर बात की जाए आज की डेट में, अगर आप लोग बात करें चीजों को अगर समझने की कोशिश करेंगे, हमारी कंट्री में कई सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होगी, जुडिशरी होगी, ठीक है। इससे पॉलिटिशियन आप लोगों को अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग अपना अपना सब काम करते हैं, पर लेकिन कई जगह आप लोगों को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा और कई जगह ट्रस्ट अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे इसरो होगी, डीआरडीओ होगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके ऊपर हम लोग अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। जुडिशरी के ऊपर भी हम लोग काफी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन जैसे ही पॉलिटिशियन की बारी आती है उनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसका मेन मुद्दा क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए कई सारे चीजें आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी। सबसे पहला मुद्दा तो आप लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है वो एक आइडियोलॉजी बेस हो गई है। एक अलग अलग आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। सब अपने अपने मुद्दों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन कई बार ऐसे भी लोग आप लोग नजर आ जाएंगे जिस मुद्दे के ऊपर वो बात करते हैं उस मुद्दे को भी भूल जाते हैं, एक अलग ही मुद्दे में पहुंच जाते हैं। यानी कि एक जगह फिक्स नहीं है, प्रोमिस कर देंगे हजारों कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी यहाँ पर दुनिया भर के प्रोमिस किए गए प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा ऐसा करेंगे, उनमें से कुछ प्रोमिस फुलफिल गए, पर लेकिन कुछ प्रोमिस ऐसे जो मुझे अभी याद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि 100 दिन के अंदर अंदर डीक्रिमिनलाइज कर दूंगा पॉलिटिक्स को आते ही, यानी कि जैसे आऊंगा सारे क्रिमिनल कैंडिडेट जो है कोई भी आप लोग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हमारी कंट्री का। और ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी कांग्रेस के द्वारा भी ऐसे बोले गए थे कि ऐसा कुछ हम लोग कर देंगे, पर लेकिन कोई नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है उन्हीं के ऊपर उनकी पॉलिटिकल पार्टी टिकी होती है। तो अगर बात करें क्रिमिनल चार्जेस के बारे में, तो 2004 में 24% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो हुआ करते थे हमारे, बेसिकली एमपी के बारे में बात की जा रही है, इनके सांसद के बारे में, तो ये 24% थे जिनके ऊपर अलग अलग चार्ज थे क्रिमिनल के। 2009 में बढ़कर 30% हो गए, यानी कि 6% का इजाफा हो गया। फिर आगे चलकर 2014 में यहां पर ये हो गया 34% हो गए, 4% का और इजाफा हो गया। 2019 में यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग इजाफा मुझे देखने को मिला। तो यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला पूरा 9% का, यानी कि 34 और 6 हो गए 40, और इसी के साथ में 3 हो गए यहां पर ये आगे, तो टोटल 9% का इजाफा दिया। तो यानी कि जो हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बोला था कि जैसे हम लोग पावर में आएंगे तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स जो है वो हम लोग खत्म कर देंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और कल को चलकर अगर कांग्रेस आ जाती है तो आप लोगों को क्या लगता है, उनके हाथ में अलादीन का चिराग है, वो घिसकर ठीक कर देंगे? भाई साहब वो भी इसी थाली के चट्टे बट्टे आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो खराब कंडीशन मुझे लगती है इन पॉलिटिकल पार्टी की वो ये है कि ये क्या करते हैं, क्रिमिनल कैंडिडेट को ही टिकट देते हैं। जब टिकट ही आप लोग यहां पर क्रिमिनल कैंडिडेट को दे रहे हैं तो भाई साहब आगे क्या चुनकर, फिर आगे चुनकर जो लाया जाएगा वो क्या दूध का धुला आएगा? अब पहले ही आप लोग बेस ही खराब हो गए यहां पर, यानी कि इंसान की एनसीईआरटी ही कवर नहीं है। तो जब एनसीईआरटी ही सामने वाले ने कवर नहीं कर रखी है तो फिर बेस कहां से बनेगा? अब बेस नहीं बनेगा कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कैसे एग्जाम क्लियर होगा? तो सारी चीजें तो वहीं से स्टार्ट होगी। जब बेस ही आप लोगों ने खराब कर दिया यहाँ पर इंसान का, तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो गया यहाँ पर आज की डेट में, जब टिकट ही कैंडिडेट को उनको दिया जा रहा है जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, तो आगे तो चीजें सुधरने वाली बात ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई बार यहाँ पर इसके ऊपर बात की गई कि भाई साहब सुधारो इन चीजों को, आप लोगों ने बोला था कि इस तरीके से चीजों को सुधारेंगे, पर लेकिन अब तक यहाँ पर चीजें सुधरी नहीं है। सुधरना तो सुधरना और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन यहाँ पर होती जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोमिस कर प्रोमिस भूल जाते हैं, इसी के साथ में करप्शन प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलती है, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि यहां पर आप लोग देखते हैं कि लोगों का जो है वो ट्रस्ट हटता हुआ जा रहा है। एक डेटा के बारे में बात की जा रही है यहां पर आज की डेट में, अगर बात करें जब 2005 में यहां पर कांग्रेस चुनकर आई थी बीजेपी के बाद में, तो ये फिर यहां पर आगे चलती रही, ठीक है। तो बीच बीच में चीजें कई सारी चेंज भी आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके बाद में ये बात की जा रही है कि यहां पर अगर बात करें पॉलिटिशियन के ऊपर जो ट्रस्ट था 2005 में, वो ट्रस्ट 2012 में जाते जाते काफी कम हो गया। दुनिया भर के देश में घोटाले हो गए, कांग्रेस के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, वो तो भला हो कैग का कैग ने चीजें सामने लाकर रख दी, वरना और भी बुरी कंडीशन देखती रहती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो करप्शन के मामले में हम लोगों ने महारत हासिल कर ली, तो कहां से लोग ट्रस्ट करेंगे? तो आप लोग ये बताइए। तो ट्रस्ट का मुद्दा यहां पर खत्म हो गया। तो इसके चलते अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट, उसने भी काफी लार्ज स्केल पर इसी तरह की कंडीशन फॉलो की। आज की डेट में यहां पर क्रिमिनल केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सीरियस क्रिमिनल चार्ज और ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि जो सीरियस नहीं है, किसी ने रेप कर रखा है, किसी ने किडनैपिंग कर रखी है, किसी ने मर्डर कर रखा है, किसी ने वुमेन के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी और हरकतें कर रखी हैं, ये बढ़कर 29% हो गया है। और ये जो 29% यहां पर ये जो आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हमारी कंट्री में एडीआर, इसका नाम आप लोग याद रखते हैं। एडीआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बेसिकली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो ये आईआईएम के जो अच्छे जो लोग थे, उनके द्वारा, जो पढ़े लिखे महानुभूति थे, उनके द्वारा इकट्ठा होकर बोला गया कि देश की अगर पॉलिटिक्स सुधर जाएगी ना तो यार देश सुधर जाएगा। तो उनके द्वारा यहां पर ये डेटा लाया गया। ये डेटा भी आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, बिल्कुल वैलिड डेटा है। तो इनके द्वारा सारी बातें बताई गई। 2019 के इलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो चार्ज हैं यहां पर आज की डेट में, जो भी टोटल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं, वो लगभग 116 के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जो टोटल चुनकर आए हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है। यानी कि लगभग 40% लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनके जो चुनकर आए हैं यहां पर आज की डेट में, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं। तो ये मैं बता रहा हूं किसकी, ये बता रहा हूं 2019 की बातें। बात कर लेते हैं दूसरी महान पार्टी के बारे में जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस की अगर बात करेंगे यहां पर जो विनर कैंडिडेट है, ठीक है, वो लगभग आप लोगों को 56% देखने को मिलेंगे, यानी कि परसेंटेज में कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को भी पार कर दिया। उसके यहां पर 56 कैंडिडेट आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो विनर कैंडिडेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 56% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल का चार्जेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब हमारे देश की दो महान पॉलिटिकल पार्टी यहां पर कैंडिडेट को इलेक्शन के टाइम पर टिकट देने में ऐसी हरकतें करेगी तो फिर चीजें आगे कहां से बढ़ पाएगी? तो ये डेटा जो है ये आप लोगों के सामने है। तो लोगों का विश्वास कहां से बना रहेगा, आप लोग ये बताइए। तो यहां पर जरूरी है, जिसके चलते सबसे पहले तो अगर ट्रस्ट बनाकर यहां पर पॉलिटिशियन को रखना है, उससे पहले उनको चीजें सुधारनी पड़ेगी। अभी बोला यह गया कि लोगों का ट्रस्ट पहले यहां पर बीजेपी पर भी काफी ज्यादा था, जैसे यहां पर पहले कांग्रेस पर था वो कम हो गया, ऐसे बीजेपी पर भी कम हुआ, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें की गई इनके द्वारा जो कि यहां पर लोगों को पसंद नहीं आई राइटर के हिसाब से माने। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, खूब प्रोटेस्ट हुआ। किसानों के लिए चीजें लेकर आई गई, खूब प्रोटेस्ट हुआ।
ठीक है, रिलीजन के नाम पर कई सारी चीजें देखने को मिली, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो जैसा 2005 में यहां पर कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट था, ऐसे ही यहां पर लगभग 2014 के टाइम पर यहां पर बीजेपी के ऊपर ट्रस्ट था, पर लेकिन इनका ट्रस्ट जो है वो आराम आराम से लोगों का वो है कम होता चला गया। तो बोलने का मुद्दा यहां पर यह कि स्टार्टिंग में तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान कुछ करेगा, ठीक है, तो ये हेमंत कहते हैं कि हम भी खेलेगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर वाली मूवी थी हम खेलेगा, ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। तो वो वाली चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए हम खेलेगा तो यहाँ पर लगता है लोगों को ट्रस्ट है, पर लेकिन वो ट्रस्ट आगे चलते चलते ब्रेक हो जाता है, ये उतना ट्रस्ट मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता के ऊपर मैं इसका पूरा दारोमदार दूंगा कि उनको पता है, ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें सारे सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों के पास में सारी चीजें, उसके बाद भी हम लोग क्रिमिनल चार्ज के जो हमारे सांसद हैं उनको चुनकर लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यार उनकी कोई गलती है, वो उनको तो उन्होंने बोला हम लोग को कि आप लोग चुनो, हम लोग चुनी उनको रहे, तो फिर हम लोग का हक भी नहीं बनता है कि हम लोग उनको कुछ बोले, क्योंकि वो हमारे द्वारा ही की गई हरकतें हैं। तो यहां पर ट्रस्ट फिर आपका ब्रेक हो रहा है, बार बार ब्रेक हो रहा है, आप लोग एक बार ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद फिर से उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें अब आप लोग के आप में है, आप लोग इनको कैसे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था यहाँ पर जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स जो है वो मैंने थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश की इसके अंदर में, वरना और भी पॉलिटिक्स की बातें लिखी हुई हैं, वो सारी आप लोगों के काम की नहीं है, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो मैंने भी आप लोगों को बता दिए। तो ये जो डेटा है ये इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, अगर लिखने के लिए आते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये पॉइंट्स आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, ओके। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी बात करूं अगर मैं, तो ये अभी रिसेंटली ये डेटा पॉइंट है आप लोगों का, तो नीति आयोग के द्वारा हेल्थ इंडेक्स प्रस्तुत किया गया। तो उस हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य की क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो उस परफॉर्मेंस को जब हम लोग चेक करते हैं तो वो परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर देखते हैं हेल्थ इंडेक्स में, जब यहां पर प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है। तो इसी में बोला गया ये जो मैप था यहाँ पर बेसिकली केरला के द्वारा टॉप किया गया था, यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, केरला के द्वारा ऊपर से टॉप किया गया, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो यूपी के द्वारा नीचे से टॉप किया गया, फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ पर अलग अलग राज्य के बारे में दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये डेटा को यहाँ पर इनके द्वारा दिखा गया। अगर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में बात करें, ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 1 लाख महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती है, उन 1 लाख महिलाओं को बच्चों को जन्म देते हुए कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप लोग का कहलाता है। अगर इन राज्य में से आप लोग आते हैं टॉप 3 और टॉप बॉटम वाले में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर केरला जो है वो टॉप पर है, यहाँ पर सबसे कम महिलाओं की डेथ होती है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। पर लेकिन नीचे से अगर बात करोगे, आसाम जो है वो सबसे नीचे है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, नीचे से टॉप इनके द्वारा किया गया है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो यहाँ पर रेशियो है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 1 लाख महिलाओं पे जितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है बच्चों को जन्म देते हुए, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो जो डेथ होती है अंडर 5, लेस देन 5 ईयर अगर बात करें, जैसे बच्चे जन्म हुआ तो 5 साल का हो चुके हैं, तो 1000 बच्चों पर जो 5 साल के हो गए, कितने बच्चों की डेथ हुई है, उसको अंडर 5 मोर्टेलिटी बोलते हैं। इसमें भी सबसे कम केरला है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा यहाँ पर एमपी है, दूसरे नंबर पर आसाम और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो ये डेटा आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो सॉरी यार, सुबह सुबह ना गरारे करने पड़ते हैं, तब जाकर कई बार ना गला खुलता है, दिक्कतें कई देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। और बारिश करा रहे हो यार आप लोग, और ज्यादा सर्दी बढ़वा रहे हो, क्या इरादा है? आगे चलते हैं यहाँ पर, बात करें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हॉस्पिटल में यहाँ पर बच्चे को जन्म देती है, अगर उसके बारे में बात करें तो तेलंगाना टॉप पर है, केरला दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। तो कांग्रेचुलेशन, तेलंगाना के अंदर अच्छी चीज देखने को मिली। पर वर्स्ट कंडीशन आप लोग को उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर घुमा फिराकर उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी आप लोग को मैक्सिमम नजर आते रहेंगे, क्योंकि ये जो राज्य ऐसे हैं, यहाँ पर अगर बात करेंगे पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगी, और पॉलिटिकल पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को देखने को मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां और खामियां आप लोग को नजर आती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें प्रपोर्शन ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ, अगर बात करें जो प्रोवाइडर है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर, यानी कि जितने हेल्थ प्रोवाइडर होने चाहिए और जितने यहां पर बेसिकली उनके हेल्थ प्रोवाइडर के साथ साथ में जितना प्रपोर्शन है वो यहां पर आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, यानी कि जितनों की जरूरत है उतने नहीं देखने को मिलते हैं हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो हेल्थ केयर की जो सर्विस है वो ढंग की नहीं मिलती है। तो हरियाणा ने अच्छी दे रखी है हेल्थ सर्विस, पंजाब ने भी अच्छी दे रखी है, तेलंगाना भी, बिहार, ये हिमाचल प्रदेश और आप लोगों को छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गायब हो गए, ठीक है। इसी के साथ में जो डेथ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो डेथ रजिस्ट्रेशन में यहां पर अगर बात करें पंजाब
तेलंगाना, केरला, ये सारे आप लोगों को राज्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे 100% है। पर लेकिन नीचे से अगर टॉप करने की बात करें, यहाँ पर बिहार के अंदर काफी कम, और झारखंड के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर डेथ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यानी कि इंसान की डेथ हो गई है, उसको रजिस्टर करो, क्योंकि उसके नाम की कई सारी चीजें चल रही होंगी, ऑलरेडी कई सारी स्कीम चल रही है, ताकि उनको वेरीफाई कर उसको खत्म किया जा सके। तो ये यहाँ पर डेटा बताने की कोशिश की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बताया गया चार्ट जो है हेल्थ इंडेक्स के बारे में। तो मेजर स्टेट कौन कौन से हैं तो वो दिखाने की कोशिश की गई। तो केरला के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पर, और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर वर्स्ट कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस इसके बीच में सारे राज्य हैं बाकी, जिनके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। अपने राज्य के बारे में जरूर देखेगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने बताई थी सबसे, अगर ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, यहाँ पर इंक्रीमेंटल कितनी हो रही है और कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं, यानी कि पहले कंपेयर में इंक्रीमेंटल कितनी हुई है, तो यहाँ पर तेलंगाना टॉप पर है, बाकी राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह हेल्थ इंडेक्स तैयार कैसे किया गया। तो यहाँ पर हेल्थ आउटकम लिया गया 70%, गवर्नेंस और यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात की गई 12%, और की इनपुट और जो भी यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके बारे में फोकस किया गया तो 18%। यानी कि ये 3 इंडिकेटर है जिसके बेस पर मेनली हेल्थ इंडेक्स जो है ये तैयार करते हैं। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो यहाँ पर इसको पब्लिश करती है, किसके साथ मिलकर, यहाँ पर ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये जो तैयार की जाती है तो इनके द्वारा तैयार की जाती है। अब एक मुद्दा और याद रखिएगा, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो गोल नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना। ये गोल नंबर 3 आप लोग को देखने को मिलेगा जो इन सब चीजों के बारे में बातें करता है कि हाँ हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो इसको कैसे अचीव करना है इसके ऊपर भी फोकस है। और कोविड-19 के चलते ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा भी बन गया है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात करेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। काफी डिटेल में पूरा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। डिटेल में आर्टिकल को सुनिएगा, सारी चक्षु जो है वो आप लोगों के खुल जाएंगे, और कोई भी डाउट होगा तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर ये डाउट है, फिर उसको दूर कर लिया जाएगा। ये जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में डिटेल में, बिल्कुल एक एक पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। देखिए अभी हुआ क्या है, पहले आप लोग मुद्दा समझ लीजिए। हुआ यह है कि हमारे देश के द्वारा चाइना के 5 प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा 5 साल के लिए लगा दी गई है। अब 5 साल के लिए यहाँ पर ये ड्यूटी लगाई गई है, तो क्या अब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चलेगी? क्या यहाँ पर इंडिया ने उनके प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी? क्या यहाँ पर चाइना भी अब हमारे प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आगे अब यहाँ पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगा दी है तो कौन इसको यहाँ पर लगाता है? अगर एक बार लगा दी है तो कितने लंबे समय तक इसको लगाया जा सकता है? अगर यहाँ पर 5 साल के लिए लगा दी गई तो क्या आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। जब एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगा दी है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर ऑल ओवर दुनिया में कैसे व्यापार चलता है वो इसको देखता है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या बोलेगा कि भाई साहब इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो अब यहाँ पर क्या मुद्दा होना चाहिए? तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगाई जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद में क्या रिजल्ट निकल कर आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। इसी के साथ में सनसेट क्लोज क्या होती है, ये भी इसी से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसी के साथ में काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है वो भी हम लोग समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो आप लोगों को इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा कि कभी भी आप लोग यहाँ पर इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, आप लोग हमेशा इसको याद रखोगे और सारी चीजें आप लोगों के माइंड में हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। पहले तो आप लोग ये समझिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में जो हम लोगों ने बात की वो लगाया किसके द्वारा गया है। ये यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जिसको डीजीटीआर आप लोग बोलते हैं, तो डीजीटीआर के द्वारा यहाँ पर ये इंपोज की गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के 5 प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के सामान है, कुछ तो केमिकल्स वगैरह हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर, और पूरा आर्टिकल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा चाइना के एक प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी 5 साल के लिए, ये है बेसिकली न्यूज। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग समझिए। अगर मान लीजिए चाइना के अंदर से कोई पर्टिकुलर मोबाइल आप लोग लेकर आते हैं, और वो मोबाइल जो है वो चाइना के अंदर बेचा जा रहा है बेसिकली 10,000 रुपए का, और वही प्रोडक्ट जो है चाइना हमारे यहाँ पर आकर बेचने लगा 5,000 रुपए का, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि चाइना जो है वो उस प्रोडक्ट की जो लागत है वो भी यहाँ पर निकाल नहीं रहा है। यानी कि एक तरीके से उसकी कंट्री का जो माल है वो हमारी कंट्री में लाकर इतने सस्ते में बेच रहा है कि इतने में तो अपनी कंट्री में भी नहीं बेच रहा था, इतने सस्ते में उसने हमारी कंट्री में लाकर इसको बेच दिया। तो बेचना थोड़ी हो गया, ये तो डंप हो गया। वो नहीं कहते सामान फालतू का पड़ा है जाकर इसको डस्टबिन में डाल दो, उसको डंप कर दो। तो ये इस तरीके की यहाँ पर इसको इसीलिए यहाँ पर डंप करना बोल गए।
तो इससे नुकसान क्या होता है और दूसरी कंट्री को फायदा क्या होता है। अब हमारी कंट्री को पहले नुकसान पहुंची, इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री की जो लोकल कंपनी है उनमें क्या होगा, उनमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इतना सस्ता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो आधा प्राइस कर दिए, तो फायदे नुकसान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लोकल जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी सबकी कमर टूट जाए, क्योंकि इतना सस्ता कोई बेच ही नहीं सकता है। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री की जो मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी। तो अगर यहां पर हमारी कंट्री में यहां पर ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या होगा, कल को ऐसा होगा जब हमारी कंट्री की सारी कंपनी जो है उनकी कमर टूट जाएगी, फिर चाइना जो है वो अपना माल जो है वो प्रॉपर वे में यहां पर बेचेगा और अपने मनमाने प्राइस पर बेचेगा। तो यहां पर इसको कहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। तो कई बार मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये कंट्री जो है वो ऐसी हरकतें करती है। अब मान लीजिए यहां पर जब कोई कंट्री इतनी बदतमीजी करने पर आ जाए तो फिर यार उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको रोकना कैसे है। अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि कल को चलकर अगर यहां पर कोई हमारे देश के अंदर यहां पर डंपिंग करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी हम लोग यहां पर लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी माल जो है वो चाइना का हमारे देश में आएगा, तो जैसे ही वो हमारी कंट्री की बाउंड्री पर एंट्री करेगा तो हम लोग उस पर एक ड्यूटी लगा देंगे, यानी कि एक तरीके से उस पर एक टैक्स लगा देंगे। और वो टैक्स इतना होगा कि ताकि वो प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री की मार्केट में एक कंपटीशन में बना रहे, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए। यानी कि अगर चाइना ने यहां पर 5,000 रुपए सस्ता बेचा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर 5,000 रुपए और यहां पर हम लोग इस पर क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। अब वो 5,000 रुपए हम लोग यहां पर टैक्स वसूल करेंगे और फिर यहां पर ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी मार्केट के अंदर भी 10,000 का हो जाएगा। तो ये होती है बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि वो प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री की मार्केट में कंपटीशन में बना रहे, ये नहीं कि सारे कंपटीशन को खराब कर दे और अपने फायदे के बारे में बात करें। तो इस चीज को संभालने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी कंट्री में लगाई जाती है। और जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर जब भी कोई एंट्री करता है हमारे देश के अंदर में, तो ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जो जिम्मेदारी होती है ये कस्टम डिपार्टमेंट के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगी। वो यहाँ पर इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को बेसिकली संभालता है। तो ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने आप लोगों से बात कर ली एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, समझ में आराम से आ जाएगा, बस दिमाग को शांत रख के सुनना है आप लोगों को। अब यहां पर मान लीजिए कल को ये इस तरीके की हरकतें चाइना को समझ में आ गई कि यार ये तो चाइना ऐसी, मतलब इंडिया जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। अब यहां पर चाइना एक और तिकड़मबाजी खेल सकता है। अब यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये करेगा कि मतलब चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट था, जो कंपनी थी, उसका प्राइस जो था यहां पर वो 10,000 रुपए था। अब चाइना ने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस जो है वो 10,000 रुपए है। तो चाइना ये बोलेगा इस कंपनी को कि ये जो प्रोडक्ट है जो इसका प्राइस यहां पर 10,000 रुपए है, तो तुम्हें क्या करना है, ये प्रोडक्ट जो है अपनी खुद की ही मार्केट में 5,000 रुपए में बेचना है। कंपनी बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, 5,000 रुपए में क्यों बेचूं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब चाइना की गवर्नमेंट बोलेगी अरे तू समझ नहीं रहा यार, अगर तू इसको 5,000 रुपए का बेचेगा यहाँ पर, बाकी का 5,000 रुपए तुझे नुकसान होगा, तो जो 5,000 रुपए तुझे नुकसान होगा वो 5,000 रुपए की भरपाई मैं तेरी करूंगा। ठीक है, तो चाइना की गवर्नमेंट ये बोलती है। तो फिर यहाँ पर कंपनी बोलती है हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है, चाहे तुम तो चाहे जनता दे, हमें तो पैसा चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए। तो कंपनी जो है उसको मान जाती है। तो यहां पर जो 5,000 रुपए चाइना की गवर्नमेंट जो इस कंपनी को देगी, इसको बोलते हैं सब्सिडी। यानी कि एक तरीके से यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करा दी यहां पर चाइना की गवर्नमेंट ने। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो यहां पर चाइना की कंपनी को ओनली ये मोबाइल जो है वो यहां पर बेसिकली 5,000 रुपए में भी अगर ये इसको बेचेगा अब यहां पर लाकर, तो इसको कोई नुकसान नहीं है। तो अपने देश के अंदर ये 5,000 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है। अब ये हमारे देश में आकर भी अगर इस प्रोडक्ट को यहां पर 5,000 रुपए का बेचेगा, तो हम लोग इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, क्योंकि अपने देश में 5,000 के बेच रहा है, हमारे देश में 5,000 का बेच रहा है, तो इससे हम लोग अपने देश के अंदर इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे। तो फिर भाई साहब जुगाड़ क्या है, फिर ये हमारी मार्केट को ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा क्या, हम लोग इसको मार्केट में ऐसे अलाउ करने देंगे क्या, नहीं, उसका भी जुगाड़ है। उन्हें कहते हैं हर एक चीज का जुगाड़ होता है, बस शक की दवा नहीं है लुकमान हकीम के पास में, बाकी सारी दवाएं हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना ये डायलॉग सुना होगा कि शक की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। लुकमान हकीम जो है मानते थे कि बहुत बड़े हकीम हुआ करते थे, उनके पास में हर एक बीमारी का इलाज था, पर लेकिन शक की दवाई तो उनके पास भी नहीं थी कि किसी के ऊपर कोई शक करने लगे अगर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर कल को चलकर ये सब्सिडी देने लगे अपने देश के अंदर में, और 5,000 रुपए की सब्सिडी इन्होंने कंपनी को दे दी, और वो कंपनी का मोबाइल 5,000 रुपए का ही चाइना के अंदर हो गया और 5,000 रुपए का ही इंडिया के अंदर भेज दिया, तो फिर से मार्केट जो है वो डिस्ट्रॉय यहां पर होनी स्टार्ट हो जाएगी इंडिया के अंदर।
तो इस टाइम पर क्या करते हैं हम लोग, पहले वाली कंडीशन में हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे, पर लेकिन अब यहां पर हम लोग करेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। यहां पर हम लोग सीवीडी लगाएंगे, यानी कि पहले वाली जो कंडीशन है उसमें हम लोग उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, पर लेकिन यहां पर जब यहां पर कोई सब्सिडी दे दे अपने ही देश के अंदर में और उसको टैकल करने के लिए अगर हम लोग कोई समाधान लेकर चले तो इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में आप लोग को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अगर अब भी आप लोग क्लियर नहीं हुई तो फिर से बताइएगा, एक बार वीडियो को फिर से पीछे कर एक बार सुन लेना, सारे चक्षु आप लोग खुल जाएंगे। अब यहां पर मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी बता दी, आप लोगों को काउंटर वेलिंग ड्यूटी बता दी। अब एक और मुद्दा है यहां पर, मान लीजिए 5 साल के लिए इनके द्वारा यहां पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब 5 साल जो होता है यहां पर एक तरीके से ये होता है सनसेट क्लोज, यानी कि 5 साल बाद जो है अपने आप यहां पर ये ड्यूटी जो है वो हट जाएगी, इसके लिए कोई भी प्रोविजन आप लोग करने की जरूरत नहीं है। अब 5 साल बाद जैसे यहां पर आप लोगों की ये ड्यूटी जो लगाई गई है ये हट जाएगी, तो गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो फिर से इसको एक्सटेंड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद में हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं, तो ये पावर भी आप लोग को गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलेगी कि हाँ हम लोग यहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर ये जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगा सकते हैं। आज की डेट में हमारे देश में जब पता चला यार हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है वो दुनिया भर का हो रहा है चाइना से, हम लोग लगभग चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 42 बिलियन का कर रहे हैं, और इसका साथ में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जो सामान बेच रहे हैं वो ओनली 12 बिलियन का बेच रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 30 बिलियन के करीब ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, जब हम किसी कंट्री को सामान बेचे ज्यादा है और खरीदे कम, यानी कि एक तरीके से खरीदे ज्यादा है और बेचे कम, यानी कहने का मतलब ये होगा कि हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो खरीदना क्या होता है, नेगेटिव चीज होती है, क्यों? क्योंकि पैसा हमारा बाहर जा रहा है, और जब बेचते हैं तो पैसा हमारे पास में आता है, तो अच्छी चीज होती है, और प्रोडक्ट बनाया भी इसलिए जाता है ताकि बेचा जा सके। तो यहां पर जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो हमारी कंट्री का भी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में 30 मिलियन लिखा, तो हम लोगों को लगा यार इतना ट्रेड डेफिसिट कैसे हो गया, कुछ ना कुछ हरकतें चल रही हैं। तो पता चला चाइना जो है यहां पर बैकग्राउंड में जाकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था कि अपना माल जो है हमारी कंट्री में लाकर डंप कर रहा था। वो तो अच्छा है कि हाँ नजर पड़ गई चीजों के ऊपर, फिर हम लोगों ने चीजों को सुधार लिया, वरना कंडीशन ऐसी रहती है कि ये मैक्सिमम टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यही सारी चीजें बताई गई, तो द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल कवर किया गया और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसको देखा गया था। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज के अंदर भी कवर किया गया, इवन अगर आप लोग सुन रहे होंगे सारी जो भी न्यूज आती है एजेंसी सबके द्वारा यहाँ पर इसको कवर किया गया था। तो डंपिंग का मतलब यही होता है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में जाकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर WTO, वो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट देती है कि हाँ आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं अगर कोई कंट्री ऐसी हरकतें कर रही है। और यहाँ पर जब कोई कंट्री ऐसी हरकतें कर रही है तो यहाँ पर उसको अपनी एक तरीके से बेइज्जती होगी उसकी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसने ऐसी हरकतें की थी यहाँ पर, और चाइना को बेइज्जती फील भी नहीं होती है। चाइना बेसिक ना होता है कुत्ते की पूंछ कितने दिन नलके में रखो, जिस तरफ निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, तो वो चाइना की हरकतें यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब अगर इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करें तो वो हमारे कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की, उसकी गलती का खामियाजा हम लोगों ने उनको दिया है। अब हमारे देश में तो जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो उसी प्रोडक्ट पे हमारे देश से बेचेगा और उसी प्रोडक्ट पे उनके देश से बेचेंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या कहते हैं, ये प्रोटेक्ट एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है यहाँ पर, ये मतलब हमारे देश के व्यापार को ये बेसिकली क्या करेंगे, हमारे देश के व्यापार को सेव करने का काम करेंगे, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया क्या है एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में। मैंने आप लोगों को बता दिया कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी कैसे लगती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लगती है। तो यहां पर सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। तो दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखी है। अब यहां पर अगर बात करें जैसे WTO के प्रोविजन के बारे में, तो एंटी डंपिंग जैसे 5 साल के लिए दवा दी यहां पर, तो फिर सनसेट क्लोज होती है। सनसेट क्लोज मतलब एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर आप लोग रिव्यू कर फिर से आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्सपायर होगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। बस यहां पर यह कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उसका कोई नेगेटिव नुकसान नहीं होना चाहिए, तो एक कंट्री अपने आप यहां पर ये चीजें देखती है। ठीक है, तो इसके बारे में यह है बेसिक इंफॉर्मेशन, और ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में व्यापार को देखती है। पहले इसको यहाँ पर G88 आप लोग बोला करते थे, पर लेकिन अब यहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको 1995 1995 से। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। इसके आज की डेट में डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सनसेट क्लोज में कोई फर्क नजर आएगा, मतलब कोई कंफ्यूजन होगा। अगर होगा तो बताएगा, फिर से कभी टाइम मिलेगा फिर से इसके ऊपर को हाथ फेर देंगे, टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है मतलब हाथ फेर देंगे मतलब फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कभी कभी ना शब्द तुम गलत ले जाते हैं, ऐसे मत किया करो। ओके, और कैसा देखिए लेक्चर जो आप लोगों को अच्छा लगा करे ना तो उसको सपोर्ट जरूर किया करो। आप लोगों को मैंने बोला जितने व्यूज होते हैं कम से कम उसका आप लोग 1/4 कम से कम उसको सपोर्ट जरूर किया करो, जिससे कि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। कई सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है, तो आप लोग ये टारगेट जरूर याद रखा करो, इससे वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहती है। ठीक है,
ये जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड कई सारी बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, और इसी के साथ में हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे उसी पैटर्न में, जैसे कि आप लोगों को स्टैटिक और करंट दोनों यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, देखिए एक बात और, फिर कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं दिया आंसर राइटिंग के लिए। डेली आप लोगों को रेगुलर क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, डेली इस चैनल पर 4 वीडियो आती हैं, आप लोगों को पता होगा। ये टेलीग्राम आप लोग यहाँ पर देखते हैं, टेलीग्राम के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं पीडीएफ भी आप लोग की सारी रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर इसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग के सामने आप लोग को चीजें नजर आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, कल भी क्वेश्चन मैंने 2 पोस्ट किए थे यहाँ पर। ठीक है, एक तो यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो डिस्कस किया था आप लोगों से, वो वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। दूसरा यहाँ पर अगर बात करोगे साइबर क्राइम और उसके लिए मेजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली 2020 में, वो भी मैंने आप लोगों को दिया था। तो क्वेश्चन के आंसर कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर लिखे जाते हैं, आप लोग देखते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं रेगुलर। तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं और एक दूसरे का आंसर जो है वो रिव्यू आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। बाकी पीडीएफ आप लोग यहाँ पर मिली जाती है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं यहाँ पर, तो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से लेकर चल सकते हैं। आगे बात करता हूं यहाँ पर, अगर आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊं तो संविधान के अंदर 3 पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर माने जाते हैं, जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जामिनर की लार इनके ऊपर टपकी रहती है। पार्ट पहला यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिला, पार्ट पहला मतलब कहने के लिए पार्ट पहला बोल रहा हूं पर लेकिन वैसे पार्ट थर्ड है, यानी कि पॉइंट पहला यहाँ पर यह कि पार्ट थर्ड जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट रहते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्ट जो 4 है यहाँ पर, इसके अंदर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को नजर आएगा। और पार्ट 4 का जो ए है, इसके अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आर्टिकल 51 ए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सारे याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो यहाँ पर हमारा जो आज का डिस्कशन रहने वाला है वो यहाँ पर आप लोगों का ये यहाँ पर घूमेगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेगा। हर एक इंसान जो है वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता है और अपने रिलीजन को आगे लेकर चल सकता है। अपने रिलीजन को किस तरीके से सही डायरेक्शन में उसको लोगों तक पहुंचाना है वो काम वो कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी संविधान में लिखी हुई हैं बकायदा आर्टिकल के अंदर में। तो कोई भी इंसान किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये हमारा संविधान हम लोग को खुद बोलता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो पॉइंट आप लोग सुनिएगा। अभी रिसेंटली हरिद्वार के अंदर एक हिंदू जो बेसिकली हिंदू संगठन के नाम पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप इकट्ठा हुआ और उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें रखी गई कि हिंदुज्म को कैसे लेकर चलना है। यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी को काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोली गई। ठीक है, ये एक तरीके से काफी सारे वर्ड यूज किए गए, जिनोसाइड वगैरह, कोई ऐसे आएगा तो हम लोग ये खत्म कर देंगे वो कर देंगे। ये ऐसे ही है जैसे ओवासुद्दीन, क्या नाम है उसका, ओसाउद्दीन, अरे नाम निकल गया माइंड से। साउथ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा ओवासी करके है जो, ठीक है, जो क्या करता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कई बार ऐसी बातें बोलते हैं। बेसिकली तरीके की अभी हथियार उठा लो कि खतरे में है धर्म, ये सब चीजें, यही सेम बातें यहाँ पर इनके द्वारा की गई। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के लोग आप लोगों को हर एक रिलीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो इस तरीके की बातें करता है रिलीजन के नाम पर। तो वो सोसाइटी में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और जब ये माहौल यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसानों के फंडामेंटल राइट का भी हनन होता हुआ नजर आता है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो एक्शन लेना था वो एक्शन उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पर नहीं लिया गया। तो ये जो कट्टरता आप लोग कई बार देखने को मिलती है रिलीजन के नाम पर, ये सही नहीं है, चाहे वो हिंदू के अंदर हो, चाहे वो मुस्लिम के अंदर हो, चाहे सिख के अंदर, चाहे ईसाई के अंदर, कहीं पर भी आप लोगों को क्यों नहीं देखने को मिले। और कोई भी धर्म जो है ना यार ये सिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कट्टरता जो आप लोगों को देखने को मिलती है ये पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जैसी बातें की जाती है, तो ये उस रिलीजन की जो ऑथोरिटी है ना वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अभी पंजाब के अंदर क्या हुआ आप लोगों ने देखा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो जान गई, देखिए 2 लोगों की जान गई यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोला गया मॉब लिंचिंग, यानी कि एक तरीके से भीड़ के द्वारा यहाँ पर मिलकर यहाँ पर उनको मार दिया गया। मॉब लिंचिंग अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि नॉर्मली किस रीजन की वजह से यहाँ पर होती है, मॉब लिंचिंग होती क्या है, जब कई सारे लोग मिलकर एक निहत्थे इंसान को मार देते हैं और उनको लगता है हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है, वो एक तरीके से इसको जस्टिस की तरीके से देखते हैं। तो ये एक तरीके से मॉब लिंचिंग होती है, बिना जुडिशरी बिना पुलिस का यूज किए हुए अपने आप ही सारे कानून हाथ में ले लेना, लॉ एंड ऑर्डर को साइड में उठाकर रख देना। तो इसी को मोबोक्रेसी बोलते हैं, भीड़ तंत्र, यानी कि जनता जो है वो अपने हाथ में सारी चीजें लेकर बैठ गई है और उसी के हिसाब से यहाँ पर इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो ये मोबोक्रेसी की कैटेगरी में आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताऊं, कल का जो वीडियो है आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से सपोर्ट किया गया, लगभग 9000 के करीब लोगों के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। कल का वीडियो जो था, इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली, यूट्यूब ने उसके ऊपर जो बेसिकली जो लिमिटेड वाला टैग है वो दिया ही नहीं।
मैंने बोला था ना आप लोगों को, ये इंपैक्ट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा अगर आप लोग वीडियो को अच्छे सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर 9000 के द्वारा जैसे उसको लाइक किया गया तो उसके अंदर वो लिमिटेड जो आता था ना कि लिमिटेड ये वीडियो हो गई है, वो वाला आप लोगों को टैग ही नहीं देखने को मिला कल। तो ये प्यारी लगी मुझे चीज आप लोग की, थैंक्स लॉट यार। इसी तरीके से आप लोग चीजों को एक सेकंड नहीं लगते यार आप लोगों को ये काम करने में, तो इससे YouTube को एक इंडिकेशन जाता है कि कौन सी वीडियो सही है कौन सी वीडियो गलत है। ये छोटा सा एक काम आप लोग जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कोशिश क्या करो, एक सेकंड भी नहीं लगती तो उसको आप लोग सपोर्ट दिखाया करो। अभी यहाँ पर मॉब लिंचिंग के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, भीड़ तंत्र के बारे में, तो एक तो कम्युनल बेसिस पर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। विच हंटिंग, आप लोग कई बार औरत के सर पर डायन चढ़ गई है, उसके नाम लेकर उसको बेचारी को पीटते हैं मारते हैं। ओनर किलिंग, इज्जत के नाम पर आप लोग को देखने को मिलेगा। गाय या सब इन चीजों के नाम पर कि गाय रिलेटेड नहीं, गाय को ये पकड़ रहे थे, गाय का मांस ले जा रहे थे। बच्चे चोर हो गए कि बच्चे का चोरी कर रहा था उसके नाम पर, ये घर में चोरी कर रहा था। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसके नाम पर यहाँ पर कई बार जो है ये ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कई बार यहाँ पर मॉब लिंचिंग के ये आप लोग को बेसिक नजर आएंगे जिसके नाम पर मॉब लिंचिंग होती नजर आती है। अभी यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिली बेसिकली यहाँ पर कहां कर, पंजाब के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे कांग्रेस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर बीजेपी तो लिखा नहीं, इनके द्वारा आरएसएस लिख दिया गया डायरेक्ट, इनके बारे में आप लोग बात करें तो मुद्दा यहां पर यह रहेगा कि कोई भी यहां पर इन चीजों को लेकर कंडेम नहीं करता है। यानी कि अगर कहीं पर ऐसा हो भी जाता है तो इसको कंडेम ही नहीं करते हैं कि ये गलत हुआ है, बल्कि और ज्यादा भड़काने की कोशिश की जाती है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू साहब के द्वारा एक यहां पर ऐसे ही कुछ भड़कता हुआ भाषण दिया गया, उसमें बयान दिया गया कि जो भी फेथ के साथ में छेड़खानी करता है उसको पब्लिकली हैंग कर दो, ठीक है। एक लीडर के द्वारा ये कहीं ना कहीं बात की जा रही है, पॉलिटिशियन के द्वारा यहां पर ये, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे भाषण क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं, उसका फायदा उठाना है। जैसे इलेक्शन चले जाएंगे आप लोग इनके मुंह से चू की आवाज भी सुन लेना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जो ऐसे ऐसे आवाज जो ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो राइटर का मानना ये कि इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि अपना जो है, इनको पता है कि जनता बेवकूफ है, ठीक है, जनता बेवकूफ है तो बेवकूफ को बेवकूफ बनाना चाहिए, और ये बेवकूफ बनाकर फिर अपना इलेक्शन का मुद्दा उठाकर निकल जाते हैं और 5 साल तक अय्यासी करते हैं, मजे करते हैं, उसके बाद में फिर जनता में आ जाते हैं 2-4 दिनों के लिए। देखिए ऐसी और मेहनत, ऐसी मतलब और मजे कहां देखने को मिलेंगे। मतलब 5 साल तक राजों की जिंदगी आप लोगों को जीनी है, और वो भी ओनली दो आप लोगों को बस 5-6 दिन तक आप लोग यहाँ पर एक तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। फिर 5 साल तक आप लोग राजों की जिंदगी जीनी है, तो इसने में दिक्कत क्या जाए। तो इसलिए हमारे पॉलिटिशियन जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तो कुछ रंग पॉलिटिशियन के ऐसे भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर मॉब लिंचिंग यहाँ पर होती है तो इंसान का आर्टिकल 21 का यहाँ पर हनन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में आप लोगों को बताइए, तो वो आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में वॉल्यूशन द राइट होता है यहाँ पर, इक्वलिटी, ये सब चीजें इनके बारे में आप लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पर ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हनन होता हुआ नजर आता है, और इसके तहत दंड भी है। यहाँ पर बात करें तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर। पर लेकिन यहाँ पर जो हरिद्वार के अंदर अभी बोला गया, कहीं ना कहीं पुलिस ही यहाँ पर पीछे हट रही थी केस को दर्ज करने में, और जो केस के दर्ज भी किए गए वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए था, जिस तरीके का भाषण बयानबाजी वहां पर होती नजर आई। रीजन क्या है, स्टेट के अंदर अगर जाएंगे शेड्यूल, अगर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो कम्युनल ये वायलेंस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, अगर बात करें हमारी कंडीशन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे, यानी कि पाकिस्तान तो डायरेक्ट लिखा नहीं इनके द्वारा, पड़ोसी देश लिख दिया, यानी कि पड़ोसी देश जैसे ही होती जा रही है हमारी कंट्री यार। एक मल्टी कल्चरल और एक तरीके से मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, ठीक है। तो हम लोग को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि सबको साथ में लेकर चले, हम लोग ये कर भी रहे हैं। वरना बात करें तो हमारा कंट्री भी आज के डेट में देख एक तरीके से रिलीजन के नाम से हमारा देश चलता और हमारे संविधान से ऊपर रिलीजन देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग चीजों को सहज कर रखे हुए हैं और चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उन सब चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें इंटरफेथ जो भी चीजें होती हैं यहाँ पर उनके बारे में बात करें, ठीक है, उन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा इंटरफेथ के नाम पर कोई अगर शादी कर रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए अलग अलग लॉ बना रहे हैं, ठीक है। कैटल ट्रेडर को यहाँ पर उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे क्वेश्चन पेपर भी ऐसे सेट किए जा रहे हैं जिसमें यहाँ पर महिलाओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना सीबीएसई के द्वारा वो गलत तरीके का क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ पर कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है पंजाब में, हरिद्वार में। और क्रिश्चियन जो रिलीजन से रिलेटेड कई बार आप लोगों ने देखा होगा अभी जो यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है ना अभी क्रिसमस का, उसमें कई सारी यहाँ पर जो स्टेचू है उनको एक तरीके से वेंडलाइज किया गया, उनको तोड़ा गया। तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर देखने को मिली। अब मुद्दा यहाँ पर यार ये निकल के आता है, अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी तो फिर सॉल्यूशन कैसा है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही ये आग लगाई जाती है, और वही ये आग बुझाएंगे तो ही चीजें यहाँ पर सुधरेगी। और बोला जा रहा है कि लेटर में बी टू लेट, अगर ये चीजें अभी आप लोग नहीं करोगे और बाद में अगर आप लोग इनको करोगे तो उस टाइम पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। तो ये सारा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इस आर्टिकल को लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, ताकि सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोग के दूर कर दी जाए, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर बेसिक मुद्दा।
तो देखिए कोई भी टॉपिक जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और कुछ और इंपोर्टेंट मैं इसको बनाऊंगा। बात की जा रही है अरब गल्फ के बारे में, ठीक है। अगर बात करेंगे तो यहां पर गल्फ काउंसिल के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा टोटल इसके अंदर कितने मेंबर हैं, यहाँ पर 6 मेंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया ना, ओमान हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये जो सारे के सारे मेंबर हैं, ये एक टाइम पर इनके बीच में भी आप लोगों को इशू देखने को मिलते थे। 1981 में यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है, अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो, ठीक है। अभी यहां पर जो बात की जा रही है, ये की जा रही है कि अभी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का बुलाया गया किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। और हमारी कंट्री में अभी यहां पर मीटिंग की गई सेंट्रल एशियन कंट्री के द्वारा। तो यहां पर इंटरेस्टिंग चीजें ये देखने को मिली कि 19 दिसंबर को यहां पर आप लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा बुलाया गया और 19 दिसंबर को हमारे देश में मीटिंग हुई। तो मैक्सिमम जो लीडर थे, जो मेन लीडर थे, वो हमारे देश में आए, पाकिस्तान में मेन लीडर नहीं गए। पाकिस्तान में जो मेन लीडर थे वहां पर सऊदी अरेबिया वाले थे, हम लोगों ने सेंट्रल एशियन कंट्री को बुलाया था। तो सेंट्रल एशियन कंट्री के सारे मेन लीडर हमारे देश में आए, तो पाकिस्तान की बेइज्जती आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में यहां पर सारे जो है वो अफगानिस्तान के मुद्दे को आगे लेकर चल रहे हैं। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो ओआईसी में भी यही मुद्दा रहा और यहां पर अगर बात करें हमारे कंट्री में जो मीटिंग हुई उसमें भी यहां पर यही मुद्दा देखने को मिला, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान आप लोग यहां पर नजर आए। तो ये सारी जो चीजें यहां पर आज की डेट में अगर बात करें सऊदी अरेबिया और यूएई और पाकिस्तान, ये यहां पर मेन पार्टी थे जिनके द्वारा ये आज की डेट में तालिबान जो देख रहे हैं ना, इनके द्वारा पहले इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था कि तालिबान जो है वो सही है, यानी कि तालिबान को पावरफुल एक तरीके से उनका गवर्नमेंट के तरीके से रिकॉग्नाइज करने वाली आज तक की 3 ये देश है, इन्हें हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है। तो 20 सालों में पिछले तालिबान को सपोर्ट करते नजर आए, पर लेकिन कतर के साथ में इनकी कई बार बनती नहीं थी। कतर आप लोग एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग कतर की यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये कतर है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये यहां पर अगर बात करेंगे तो एक तरीके से ये देखिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, ये है कतर। तो कतर की नॉर्मली इनके साथ में बनती नहीं थी, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलते, तो अब उसको भी साथ में लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। पहले टाइम पर काफी ज्यादा इश्यूज यहां पर इनके बीच में देखने को मिलते थे, ठीक है। अलग अलग कंट्री को सपोर्ट के तौर पर अगर बात कीजिए, क्योंकि जब से यूएस से यहां पर छोड़ के गया, सारी जो मीटिंग है यहां पर इसके तालिबान से रिलेटेड यहां पर दोहा कतर के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। तो अभी सारे इश्यूज जो है वहां पर उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा मीटिंग जो है ये अभी इन्हीं मुद्दे के आसपास घुमाएगी और मेन मुद्दा यहां पर अफगानिस्तान बना। ये तो आप लोगों ने समझ लिया। मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सुनिएगा। कई सारे पॉइंट आप लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगे, जिससे आप लोग चीजों को लंबे समय तक भी याद रख पाएंगे और आप लोग काफी मजा भी आएगा इस आर्टिकल को सुनने में, ठीक है। अब हंसना मत, हंसना मना है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर हंसी वो होता है कि आप लोगों को, क्योंकि हंसी क्योंकि हरकतें ऐसी हैं कुछ पड़ोसियों की, तो उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बन जाता है। बेसिकली जब यहां पर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको इस्लामिक सहयोग संगठन हिंदी में बोलते हैं, ये ठेका लेता है कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी देख रेख करूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। उनके हित को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो हम लोग वहां पर जाकर अपनी आवाज, अपनी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देंगे। पर लेकिन ये इसकी जो हरकतें हैं वो आप लोग अलग तरीके की देखने को मिलेंगी। ये ओआईसी जो है ये ठेका लेता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का मुझे ध्यान रखना है, पर लेकिन इसका ये जो ठेका है ये एक अलग डायरेक्शन में चलता है। यानी कि खासकर अगर बात करें, पाकिस्तान क्या करेगा, हमेशा जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। उसको ये लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर लेकिन यही पाकिस्तान जो है ये कभी भी चाइना के अंदर जिंगजियान वाले कम्युनिटी का रीजन नहीं उठाएगा, जहां पर उनको मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनकी एथनिक क्लींजिंग की जा रही है, ठीक है। वहां पर एक तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा। तो ये दोगलापन आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का देखने को मिलता है जब भी ऐसी हरकतें यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो ये मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि उनके लोगों के बारे में, ठीक है। तो लोग तो सारी जगह के प्यारे स्वीट होते हैं, जैसे हमें ऐसे वो हैं यार, आखिर है तो है, कई सारे ऐसे ना हमारी ही तो पार्ट है एक तरीके से, तो अलग कैसे होंगे। पर लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर कई बार उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा कर जाती है। तो अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उन्होंने बात की कि यार कुछ चीजें सुधारते हैं। तो सुधारते क्या है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन को सुधारते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, और सर्दी आ रही है, तो अब वहां पर मतलब ठंड से भी मरेंगे। तो इसके चलते जरूरी है चीजों को सुधारना।
तो यहाँ पर काफी अगर बात करें यहाँ पर तो बिगेस्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान जब से यहाँ पर यूएसए ने निकला है यहाँ पर तब से ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी अफगानिस्तान के मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारी मुस्लिम कंट्री मिलकर साथ में आ गए, तो मिलकर इकट्ठे हो गए और इन मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। सनी देओल की मूवी देखिए गदर, जो कहता है ना कि तुमसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तो डायलॉग मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़काना और ऐसी हरकतें करना वो बिल्कुल एक घटिया पॉलिसी होती है, और पाकिस्तान हमेशा उसी पॉलिसी के ऊपर खेलता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पर है, वो है इंडोनेशिया के अंदर, तो 12% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर मैप में भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता चलूं तो आप लोग समझ पाएंगे कि कहां पर है बेसिकली इंडोनेशिया वगैरह। तो एक मिनट आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो यहां पर अभी आप लोग देखिएगा इंडोनेशिया एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये हो गया यहां पर इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में ये माना था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बात की जाती है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, तो मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है, पता है ना कहां पर है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को अपनी प्यारी कंट्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 11% के करीब मुस्लिम देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने पाकिस्तान के अंदर है उससे थोड़े से ही कम है, कोई ज्यादा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान बोलते हैं मुस्लिम के रहनुमा है हम, तो ये फालतू की बात है, बिना सर पैर वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बांग्लादेश में दुनिया भर के मुसलमान है, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बस पाकिस्तान वाले मुसलमान पक्के मुसलमान होंगे? तो ये फालतू की बातें, सब जगह के मुसलमान पक्के मुसलमान है, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो उसको इस तरीके से बोलना कि वो सारी चीजें कि हाँ इंडिया जो है उसके अंदर मुसलमान खतरे में है, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को लगता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन ये लेक्चर देख रहे हैं, कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में खतरा है आप लोग हो? तो पाकिस्तान ये बताता है हमेशा यूएन में जाकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जाके वहां पर मुसलमान खतरे में है। पहले अपने अंदर तो देख लो, वहां पर बेचारे कितनी बुरी तरीके से मारे जाते हैं, कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और पूरा अरब वर्ल्ड जो है, जो अरब कंट्री है, वहां पर लगभग 20% मुस्लिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब मैं अरब वर्ल्ड बोल रहा हूं यहाँ पर, तो अरब वर्ल्ड में नॉर्दर्न अफ्रीकन वाला रीजन आ जाता है, और ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, सऊदी अरेबिया पेनिनसुला हो गया, अरब पेनिनसुला हो गया, इसी के साथ में नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, तो ये पूरा अरब वर्ल्ड होता है। इसमें टोटल मिलाकर 20% है, यानी कि इंडिया का लगभग आधे प्रतिशत मुसलमान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं मतलब इंडिया में इनके आधे देखने को मिलेंगे। तो किसी भी फील्ड में अगर आप लोग बात करें तो हम जो है किसी से कम नहीं है, हमारे यहाँ अच्छी खासी कम्युनिटी आप लोगों को हमारे मुस्लिम भाई बहन की देखने को मिलेगी। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के ऊपर हावी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर खुद ही इतनी कम्युनिटी है, तो अपने हक को किस तरीके से लेके चलना है उनके बारे में अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव चीजें फैलाने की कोशिश करता है। अभी जुलाई 2021 में इंडिया के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया ओआईसी का प्रपोजल, जिसके चलते उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर सुलझावा करवाएंगे। इंडिया ने बोला आज तक तो यार तुमने हमारे फेवर में कुछ बोला नहीं, अब तुम हमारा सुलझाओगे बेसिकली मुद्दा, तुम पाकिस्तान के फेवर में बात करोगे हमें पता है। तो इंडिया ने बोल दिया कि पाकिस्तान को हम लोग अपने आप लपेट लेंगे, तुम हमसे दूर रहो थोड़ा, ठीक है। इसी के चलते ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक फंड है जो कि सेटअप किया गया था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी दिक्कतें चल रही है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। पर दिक्कत यहां पर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो बेचारा पता नहीं नशे में बैठा है, क्या कर रहा है, अपना खुद का पैसा जो है वो दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ये तो सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मतलब अपना खुद का पैसा जो था दूसरी कंट्री का पोजीशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और फिर बोला कि गलती हो गई हमसे, हमारा पैसा रिटर्न कर दो। उन्होंने मना कर दिया, पैसा आ गया हम क्यों दे भाई। तो ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो अलाउ किया जा रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान को कि एक्सेस किया जा सके फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर, ताकि उसकी कंट्री की जो कंडीशन हालत हो रही, जो खस्ता हालत हो रखी है, उसको सुधारा जा सके, ठीक है। और एक तरीके से आप लोगों को पता है यूएस से तो यहाँ पर पूरा जितना प्रेशर डाल सकता था वो डालकर चले गए। तो चीजों को नॉर्मल करने के लिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान के अंदर भुखमरी न हुए। तो वो ये बेसिकली मुद्दा रहता है। कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर इसके मेंबर्स के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये पूरे दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी का ठेकेदार आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मेंबर स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अरब लीग आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से सारी रिलेटेड है ना, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आप लोगों को देखने को मिल रही है, काउंसिल ऑफ अरब इकोनॉमिक यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, इसी के साथ में वेस्ट अफ्रीकन, ये रटना नहीं है बस, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा एक आइडिया आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये सारा एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर में आता है। अगर पॉजिटिव दिमाग से लोग चले ना तो काफी कुछ लाइफ में कर सकते हैं, पर लेकिन हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के साथ में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी में से पाकिस्तान एक नजर आएगा। अगर अपने ऊपर फोकस करें, अपनी अच्छाई अपने कामों के ऊपर फोकस करें, तो गंदी हरकतें न देखने को मिले और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम भी होते हुए नजर आए।
थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर घुसते हैं और जानते हैं क्या है। बनाया गया था इसको 1969 के अंदर में। टोटल मिलाकर 57 यानी कि 57 मेंबर हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर 30 है, यानी कि 30 कंट्री यहाँ पर फाउंडिंग है जिनके द्वारा ये बेसिकली चीजें देखने को मिली। इसका जो ओआईसी का जो चार्टर मतलब इसका जो संविधान जो अडॉप्ट किया गया यहाँ पर 1972। हमने हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया आप लोगों को ये बताना है, जो स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है 26 जनवरी, तो उससे पहले भी एक डेट है। बाकी जो कई बॉडी है जो डिसीजन लेती है वह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसी के साथ में जनरल सेक्रेटरिएट है, इस्लामिक समिट है और इसी के साथ में अल क्वाद्स कमेटी है। तो ये यहाँ पर इसके सारे डिसीजन लेती है जो भी यहाँ पर इसके द्वारा काम किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर ट्रस्ट फंड बाय यूएन, अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो स्पेशल ट्रस्ट फंड आप लोगों को देखने को मिला है जो कि उनके द्वारा भी यहाँ पर अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यही बस काम कर रही है, यहाँ पर यूएन भी उस मुद्दे को ध्यान में रखे हुए हैं, क्योंकि जब से तालिबान के द्वारा वहां पर अपनी हरकतें स्टार्ट की गई हैं तब से लेकर यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री जो है खासकर पड़ोसी तो और ध्यान से यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। तो एम यही है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा पैसा पहुंचे और लोगों को थोड़ी राहत की सांस आए, वरना तालिबान वाले तो हरकतें जो मैंने अभी बता दिया कि वो दूसरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इतने अमीर हो गए। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यहाँ पर पैसा दिया गया इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में, तो वो पैसा दिया गया जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा फंड जो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जर्मनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले मतलब सबसे पहले कंट्रीब्यूट करने वाले, सबसे पहले जो होता है हमेशा लोग उसी को याद रखते हैं, फिर तो आगे तो दुनिया आती जाती रहती है। तो यहाँ पर आप लोग को लगभग 50 मिलियन यूरो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 58 मिलियन के यूएसडी डॉलर के बराबर होगा। यूरो आप लोग याद रखिएगा, ये यूरो का साइन होता है, ठीक है। और इसी के साथ में जब बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, यहाँ पर ये जब बात करेंगे तो ये पाउंड का साइन होता है, ठीक है। और आप लोगों को डॉलर का पता ही है और रुपी तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना प्यारा रुपी हो गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर यूएन के द्वारा भी फंड है और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा फंड है, ताकि अफगानिस्तान में शांति बनाकर रखी जा सके। तो इसके अंदर मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं, 57 मेंबर हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इंटर गवर्नमेंटल यानी कि आपस में अगर गवर्नमेंट यहाँ पर बात करती है यूएन के बाद में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, कलेक्टिव वॉइस रहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी जहां पर भी दिक्कत में है वहां पर बात करो। अब पता नहीं इनको यार चाइना वाली बेचारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं दिखती है, वो भी तो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान के, क्या ही बोलूं, बस वैसे पापा तो इंडिया था, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का क्या है, आप फूफा बोल लो, ठीक है। तो फूफा है तो फूफा तो ऐसी हरकतें करेगा तो उसके सामने थोड़े ना आवाज उठाएगा ये, वरना फूफी की पिटाई करेगा फिर वो। तो मुस्लिम जो वर्ल्ड है यहाँ पर वो बेसिकली प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस। वैसे अच्छी चीजों के लिए बनाया गया था यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन अच्छा ही यहाँ पर कुछ लोग घुस गए जो करने नहीं देते, जैसे तुर्की हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको बस अपने दुश्मन दिखाई देते हैं और उनको अटैक करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये जो स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से बन सकता है। ये रबात जो किंगडम है बेसिकली मोरक्को के अंदर 25 सितंबर 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां, ये है जद्दाह सऊदी अरेबिया के अंदर में। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे इसकी कहां पर है, तो जर्मनी से लेकर चलता हूं सऊदी अरेबिया, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यहां पर काफी कुछ इससे रिलेटेड बातें नजर आती हैं। आगे अगर बात करें इंडिया के रिलेशन, तो ये काफी प्यारे पॉइंट मुझे लगे अब आप लोगों को सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी। अभी रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर जो इस्लामिक कोऑपरेशन की जो इससे पहले मीटिंग हुआ था, 45th सेशन हुआ था उसमें, तो फॉरेन मिनिस्टर समिट 2018 में बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर बोला गया, सजेस्ट किया गया कि इंडिया को क्या करो आप लोग, ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दो, ठीक है। यानी कि यार इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इवन बांग्लादेश से भी ज्यादा है, तो इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दो आप लोग, यानी कि मीटिंग में आकर पार्टिसिपेट कर लिया करेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड की कैसी भलाई करनी है, कैसे आगे लेकर चलना है मुस्लिम वर्ल्ड को। पर लेकिन वोटिंग का राइट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब यही है। पर लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने आकर उंगली कर दी, ठीक है, कह रहा है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस भी नहीं बनने दिया, जो कि बांग्लादेश बोला था बन जाए, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा दोस्त है, पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमारा भाई है, ठीक है। क्या ही बोले बस इसके बारे में। अगर बात करें इन 2019 में इंडिया जो है उसके द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर जो फॉरेन मीटिंग हुई, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और वो भी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया हमको। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी यार, जब बोलती थी ना, मतलब रियलिटी में आप लोग देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे वक्ता होते हैं, तो उनमें से एक शानदार वक्ता ये, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो एक शानदार स्पीकर है, जिसको आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ में, इतने शानदार तरीके से वो चीजों को बोलते हैं, हर एक इंसान को कनेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक शानदार वक्ता ये आप लोग को देखने को मिलती थी, बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही नहीं कहते उम्दा लेवल की इनको संस्कृत की नॉलेज थी। मैंने इनकी कई सारी स्पीच सुनी, मतलब मैस्मराइज हो जाता था यार जब मैं सुनता था। मैंने कहा वाह यार क्या नॉलेज है, और किस तरीके से मतलब किस द वे ऑफ जो टॉकिंग है बहुत बड़ा ही शानदार। फर्स्ट जो यहाँ पर इन्विटेशन हमको ये देखने को मिला था
तो इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी देखने को मिलेगी। हाँ, हम लोगों ने पाकिस्तान को जो है उसको मुंह पर तमाचे लग गए, क्योंकि उसी टाइम पर यहाँ पर स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब यहाँ पर टेंशन चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और पुलवामा अटैक हो रहा था, तो तब हम लोगों ने यहाँ पर ये विक्ट्री देखने को मिली। पाकिस्तान ने खूब चटपटाया, पर लेकिन पाकिस्तान की नहीं चली। अब आगे अगर बात करें और भी कुछ बातें, यहाँ पर 46 जो सेशन इसकी काउंसिल मीटिंग देखने को मिली 2019 में, तो उसमें हमारे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, क्योंकि 45 में तो बांग्लादेश ने बोला था कि इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस दे दो, तो यहाँ पर फिर 46 में हम लोग पहुंच गए। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये और इसके के साथ में जो भी यहाँ पर कंट्री है उनके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान को छोड़ दो और बेसिकली तुर्की को छोड़ दो, तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दोनों के रिलेशन काफी अच्छे नजर आएंगे। और इतने अच्छे रिलेशन है कि यहाँ पर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तो इवन जो किंग है उनको हमारी कंट्री के रिप्लाई हमारी कंट्री में उनको बेसिकली बुलाया गया, उनको न्योता भेजा गया था 26 जनवरी का, ठीक है। तो रिपब्लिक डे का जो 68 हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 2017 में, तो वो यहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किए थे। आगे अगर बात करते हैं तो बात की जा रही है यहाँ पर देशमोंद टिट्टू के बारे में। तो देशमोंद टिट्टू जो है यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे। इनके द्वारा हमेशा फोकस किया जाता था कि सोसाइटी में शांति बनी रहे, गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे यहाँ पर। तो ये चाहते थे कि हमेशा एक तरीके से सत्य का सम्मान किया जाए, सुलह यानी कि एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन का काम किया जाए कि सारी चीज जो है मिलकर रहे, और इसी के साथ में जस्टिस टू बी इनोग्रेटेड यानी कि जस्टिस जो है वो एक उद्घाटन के तौर पर यानी कि हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इन्हीं के ऊपर आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इनको, यहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब के साथ में और यहाँ पर ये दलाई लामा जी के साथ में, तो यानी कि एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले यहाँ पर ये लोग थे। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई यहाँ पर 26 दिसंबर को। ये हमारे बीच में रहे 90 ईयर की एज में यहाँ पर ये बीच से गए। तो बात करें 1984 में यहाँ पर इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था नॉन वायलेंस के लिए, क्योंकि अपार्थाइड क्या होता है यहाँ पर रंग भेद की नीति यानी कि गोरे और कालों का भेद करना, तो उसके लिए इनके द्वारा काफी काम किया गया उसको खत्म करने के लिए। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के भी यहाँ पर ये चेयरपर्सन है, ताकि चीजों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके और कम्युनिटी के अंदर जो भी गलत चीजें होती हैं उनको रोका जा सके। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों को साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी, जो काफी लार्ज स्केल पर सामने निकल कर आती थी। तो उनको रोकने के लिए काफी ज्यादा काम इनके द्वारा किया गया, ठीक है। लिसोथो और स्वाजीलैंड आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये है हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा केप टाउन के बारे में, ठीक है। तो यहां से होकर जाया करते थे जब हमारे देश में अंग्रेज जाया करते थे, बाद में चलकर आप लोगों को पता है कि एक नहर बन गई, उसका नाम क्या है बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मुद्दे ये थे कि कैसे यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ ना कि व्हाइट ओनली, ठीक है, तो बाई ऑर्डर यानी कि बकायदा कानून पास किया था कि ये व्हाइट लोगों के लिए है। जैसे मैंने इंडिया के बारे में आप लोगों को बताया था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो यानी कि कुत्ते और जो भारतीय हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द अंग्रेजों के द्वारा लिखे जाते थे हमको हीन भावना दिखाने के लिए कि हम जो है उनके इक्विवेलेंट नहीं है। वो अलग बात है कि आज की डेट में भी और पहले भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, वो एक अलग बात है। रास्ते भी अलग अलग थे, यहाँ पर व्हाइट के लिए यहाँ पर ब्लैक के लिए, तो ऐसे डिवाइडेड थी सोसाइटी। तो सोचो सारी सोसाइटी में पार्क डिवाइडेड है, यहाँ पर ये व्हाइट बैठेंगे यहाँ पर ब्लैक बैठेंगे, तो कैसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर ये चीजें की जाती हैं कि कैसे इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये कई सारी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, तो इन्हीं लीडर के बारे में बताया गया, ज्यादा नहीं है, बस हल्का सा आइडिया कम से कम रखिएगा। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूज एनालिसिस के अंदर अगर बात करूं तो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा मैंने एक थंबनेल लगाया था आपातानी ट्राइब के बारे में, तो यहाँ पर उसी के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आपातानी ट्राइब से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिसेंटली न्यूज में है और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जीआई टैग की बात की जा रही है। आपातानी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब जो ये कपड़े पहनते हैं ये बेसिकली अपने आप ही बनाते हैं। जैसे अगर बात करें इनके सोल को क्या बोला जाता है, जो ये सोल पहनते हैं इसको बोला जाता है जिग जीरो। तो जिग जीरो जो है यहाँ पर उसी के साथ में जिग जीरो और जिलान, और या फिर जैकेट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सुपूत नारी, ठीक है। तो यहाँ पर सुपून तारी, तो यहाँ पर ये इनके नाम बेसिकली रखे गए हैं। तो इनको बोला गया कि ये अपने आप ही खुद ये अपने आप बुनते हैं अपने जो भी कपड़े यहाँ पर इस तरीके के पहनते हैं, तो इसको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा इसको मिलना चाहिए। तो आपातानी ट्राइब मैंने बताया था कि पहले जो महिला थी अपनी जो थी दुर्दशा कर लेती थी ताकि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको उठाकर न ले जाएं, तो ऐसे ना कि आप लोग को देख लेती थी और अपने टैटूज मुंह पर बना लेती थी, और इससे फायदा भी इनको देखने को मिलता था कि इनकी ऊपर अटैक नहीं होते थे। हालांकि आज की डेट में यहाँ पर आपातानी ट्राइब की जो लड़के हैं खूबसूरत आज की डेट में भी होती है, पहले माना जाता है बहुत खूबसूरत ये ट्राइब हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर लोग जो अटैक किया करते थे दूसरे कबीले के लोग इनको उठाकर ले जाते थे। पर लेकिन आज की डेट में लड़कियों ने सारी चीज छोड़ दी क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर जीरो वैली भी आप लोग को देखने को मिलेगी, आपातानी वैली का भी नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं। आपातानी ट्राइब तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये नॉर्मली पाई जाती है,
और अगर बात करें यहां पर, ये मैंने बताया ना अभी, यहां पर इनके मेजर फेस्टिवल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, DREE, ठीक है। तो धीरे विद प्रेयर फॉर द, जो एक तरीके से बम्पर जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहां पर मायोको, ये सेलिब्रेशन फ्रेंडशिप का आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इनके फेस्टिवल है, एक का नाम बताया मैंने DREE, ठीक है, और दूसरे का नाम आप लोगों को बताया MYOKO, ठीक है। सुबह सुबह पेन थोड़ा ढंग से चलता नहीं है तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका मतलब है फ्रेंडशिप के लिए, और ये होता है फसल जो इनकी होती है उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं बम्पर हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप पता नहीं जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड आप लोगों को नॉर्मली कम्युनिटी है, और राइस के ऊपर भी काफी डिपेंडेंट आप लोगों को ये नजर आएंगे। तो ये इसके बारे में आप लोग कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो जीरो वैली मैंने बताया अभी, यहाँ पर उसके बारे में जरूर याद रखेगा, और ये सारी चीजें। तो अगर बात करें, यहाँ पर बात की मैंने आप लोगों से किसके बारे में, भौगोलिक संकेतक के बारे में। तो हमारे देश में जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप लोग बोलते हैं, इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहे, यानी कि कोई कॉपी अगर कर उस प्रोडक्ट को बेचे तो वो प्रोडक्ट जो है वो उसको समझ जाए कि यहाँ पर ओरिजिनल कोई हो रहा है, ये तो कॉपी कर बेच रहा है इंसान, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखेगा, तो जरूरी है यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर ये आप लोग याद रखेगा, जीआई टैग जो यहाँ पर दिया जाता है, जीआई टैग जो है यहाँ पर, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक आप लोग बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। तो ये इशू करता है यहाँ पर, जो कि चेन्नई के अंदर लोकेटेड है, जिसको आप लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बोलते हैं। तो चेन्नई के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चेन्नई के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑफिस इसका नजर आएगा। तो इनके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है ताकि कोई कॉपी ना कर सके, और उसके बारे में लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर ये प्रोडक्ट आगे निकल कर आते हैं तो फिर इनको भी फायदा देखने को मिलेगा। और ये कई बार नेचुरल डाई भी यूज करते हैं इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, कई सारी कंपनी जो है साथ में मिलकर आ रही हैं। तो ये ज्यादा ऐसे ही है कि ठीक है, सही है, अब दवाइयों की दुनिया भर की कंपनी आएगी। फिलहाल हमारे देश में कौन कौन सी दवाई बनाई जा रही है? कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया और स्पुतनिक 5। तो ये दवाई है प्रेजेंट टाइम पे। तो हैदराबाद बेस यहाँ पर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई, इसके द्वारा एक नई अभी यहाँ पर दवाई भी मार्केट में लेकर आई जा रही है। तो यहाँ पर कोर्बेवैक्स, इसी के साथ में कोवोवैक्स, ये आप लोगों को अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है मोलनूपेरिविर, ठीक है। तो इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। और अगर बूस्टर डोज यहाँ पर लगवाना है तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी बातें रटना नहीं है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एफसीआरए के बारे में बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये टॉपिक अभी काफी हॉट है, अभी बढ़ रहा है टॉपिक। तो इसको अभी आगे और बढ़ने दो थोड़ा सा, 1-2 दिन में इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, तो वहां पर इसको कवर करूंगा काफी डिटेल में। एफसीआरए को भी बता दूंगा आप लोगों को ढंग से। उसी के साथ में यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो मिशनरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है, ये अभी बात करें तो मदर टेरेसा जी के द्वारा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1950 में, इसको सेट किया गया था। तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोग काफी डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी एनजीओ है जिनको आज के डेट में अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। क्यों? ये माना जाता है कि देश के अंदर गलत तरीके से पैसा आता है और उसका गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो टेंशन मत लेना, छूटेगा कुछ नहीं, इतना तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आराम से कवर करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोग का, ठीक है। इसलिए एडिटोरियल आप लोगों ने देखा होगा, एक भी एडिटोरियल आप लोगों का नहीं छूटता है, ठीक है। तो मेरा पर्पज ये रहता है कि भले ही एक ओवरव्यू दूं आप लोगों को, अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता जरूर होना चाहिए कि चल क्या रहा है, छूटना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सुनने आए हो तो टाइम दे रहे हो तो प्रॉपर एक कवर होना चाहिए चीजें, ठीक है। ग्लोबल बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल केसेस के बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है क्या क्या यहाँ पर अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। तो समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो अपना ध्यान आप लोग को रखना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर टाइट करने की बात की जा रही है रूल आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लीजिए किसी ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और उसको मार्केट से पैसा उठाना है, तो मार्केट में पैसा उठाने के लिए अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। तो शेयर जो निकाले जाते हैं पहली बार, उसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और सेबी क्या है, इसके चेयरपर्सन कौन है और कब स्टैब्लिश किया गया, ये आप लोग को बताना है। फिर कल आंसर दूंगा तो इसके बारे में बता देंगे। बात की जा रही है यहाँ पर, अभी डॉक्टर जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने इनके ऊपर कुछ मतलब नहीं, एक तरीके से थोड़ा सा गलत तरीके से ट्रीट किया। तो उसी के चलते डॉक्टर जो है अभी यहाँ पर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनसे बातें कर रहे हैं और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। तो यही सब चीजें इक्का दुक्का बातें। इसी के साथ में क्लीन चिट की बात की जा रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर हैदरपोरा केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 16 नवंबर को यहाँ पर ऑपरेशन देखने को मिला था हमारी जो फोर्स है उसके द्वारा, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो वहां पर कई सारे लोगों की जान गई थी। तो क्लीन चिट दे दी गई कि जो वहां पर वो अटैक देखने को मिला था वो सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कुछ गलत नहीं किया गया। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर भी यार काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ऊपर से चीजें सारी लेके चलनी है, तो आसान काम नहीं होता है, ठीक है।
बाकी डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो हमसे माफी मांगे। तो ये सब चीजें हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं, डीडीए फ्लैट आप लोग खरीदना चाहते हैं, तो बोला जा रहा है काफी सस्ते तो नहीं, मतलब काफी इधर उधर मिल रहे हैं। बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पर इतना पैसा देने का क्या मतलब है, जब यहाँ पर ना तो लोकेशन सही है और ऊपर से महंगे इतने हैं, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या करें वहां पर जाकर, जंगल में जाकर रहेंगे क्या। तो बोला जा रहा है कि फ्लैट जो है वो डिमांड काफी कम होगी, लोगों ने खरीदे ही नहीं। ठीक है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेजेस सब चीजें बंद कर दी जा रही हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें यार, फिर से चीजें जो बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो येलो अलर्ट इशू किया गया है। तो यहाँ पर येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है अगर बात करें, तो वायरस इज इन जनरल सर्कुलेशन, यानी कि वायरस जो है वो यहाँ पर फैल रहा है। ट्रांसमिशन अगर और हाई हो गया ट्रांसमिशन, तो फिर देखने को मिला हेल्थ रिस्क आ गया, तो रेड कैटेगरी में। ग्रीन का मतलब है कि नो लॉन्गर रिस्क। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, अगर पूछ ले तो कोई पता रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अगर बात करें हमारा जो लीगल सिस्टम है जुडिशरी के द्वारा, अगर बात करें जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, बोला जा रहा है वो इंडिजिनस होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में हम लोग खुद अपने ही रूल और रेगुलेशन बनाएं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन को फॉलो न करें। बेसिकली कहने का मतलब है कि सोसाइटी में जो गरीब तबका सोसाइटी का है उसको भी जस्टिस यहाँ पर मिल सके, तो ये यहाँ पर जुडिशरी जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। और इसी के चलते यहाँ पर आर्टिकल 141 के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 141 जो है इसको याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 141 के तहत कुछ चीजें डिक्लेयर कर दे तो पूरी कंट्री में यहाँ पर वो इंप्लीमेंट होती है, हर एक कोर्ट जो भी हाई कोर्ट है उसको फॉलो करेगा। तो ये पावर है आर्टिकल 141 के तहत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो बोला जा रहा है पुराने टाइम में कौटिल्य चाणक्य के द्वारा काफी सारी चीजें लिखी गई, जिनमें से अर्थशास्त्र, याद रखिए कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, तो वो चीजें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें की जा रही है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को होनी चाहिए। ये काफी देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ध्यान से सुना करो, क्या शब्द उनके द्वारा बोले जाते हैं, परफ्यूम ऑफ करप्शन। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया 2017 में योगी जी की गवर्नमेंट आई उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले परफ्यूम ऑफ करप्शन आप लोगों ने सूंघा होगा वहां पर, यानी करप्शन की सूंघ थी वहां पर, उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं इनको अगर लगे। एक बात की जा रही है यहाँ पर, एक मैन को डिटेन किया गया, लुधियाना में भी ब्लास्ट देखने को मिला। तो सिख फॉर जस्टिस जो है यहाँ पर, ये तो सिख फॉर जस्टिस से वो कनेक्टेड था यहाँ पर, ये माना गया। सिख फॉर जस्टिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में चाहती है कि पंजाब से अलग निकालकर खालिस्तान बनाया जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में बनाई गई थी। यहाँ पर ये गुरुपत यहाँ पर क्या नाम है इनका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसपी या फिर जीएस पन्नू के नाम से आप लोग याद रखते हैं। इनके द्वारा 2007 में इसको बनाया गया और न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया के अंदर बैन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि उसके द्वारा यहाँ पर अटैक कराया गया। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें, ड्रोन जो है मॉनिटर करेगा इलीगल अगर शराब यहाँ पर बिहार के अंदर बेची जाती है, तो बिहार वासियों ध्यान से शराब पीना बेचना, यहाँ पर आगे दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। ये आप लोग के सामने सुडुकू है, जिसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इसको। और कल का सुडुकू उसका सॉल्यूशन है, जिसको आप लोग देखेगा। 5-7 मिनट लगती है, इस पे टाइम जरूर दिया करो, इससे आप लोगों को काफी सारी चीजें बढ़ती नजर आएंगी। हेल्थ आप लोगों का माइंड स्टेबल रहेगा। ओमिक्रॉन के बारे में बात की जा रही है, तो हेल्थ सिस्टम को डिसरप्ट कर देगा जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। रसिया ने अभी यहाँ पर राइट ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बंद कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर पुतिन की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, यानी कि पुतिन की अब यहाँ पर हुकार चलेगी यहाँ पर ओनली। चाइनीज स्पेस स्टेशन जो है अभी काफी क्लोज रहा इलोन मस्क के सैटेलाइट के साथ में। तो यूएन में यहाँ पर चाइना ने बेसिकली गाली दी है यूएसए को कि उनको देखकर काम करना चाहिए, ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं हमारे साथ में मिलकर। तो यहाँ पर ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ऐसा है कि हमारे सैटेलाइट से थोड़ा सा दूर चलना था ना, उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंजाओ 8 और यहाँ पर तियांग 1 स्पेस स्टेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कुछ है हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। यूएसए और रशिया बात करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, जब बात करेंगे तो बता देंगे आप लोगों को भी क्या बात इनके द्वारा की गई है। इन्फ्लेशन जो है उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर बात की जा रही है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, और IRDAI, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर देखते हैं कैसी चीजों को लेकर चलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अंबानी जो है वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है आकर लीडरशिप का रोल प्ले कर लें। तो यहाँ पर ईसा, नीता और ये जो अनंत हैं इनको पावर देने की कोशिश की जा रही है, वही सब बातें हैं। जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ेगी, तो देखते हैं कितनी बढ़ती है, वो सब बातें हैं यहाँ पर बताए रहते हैं बार बार। ये तो ये सारी चीजें रटने की नहीं है, ये अलग अलग ऐसे ऐसे सब अपनी बातें बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। बाकी क्वेश्चन जो पूछे गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर दिव्यांश द्विवेदी के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट डे के बारे में बात की थी, तो आप लोगों से पूछा था प्लास्टिक पोल्यूशन जीरो करना है, वो कब डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पर। ठीक है, प्रोरोगेशन जो है ये क्वेश्चन पूछा था, तो आर्टिकल 85 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन के तो रंजन जो प्रकाश देसाई के बारे में मैंने बात की थी, डिलिमिटेशन कमीशन के आर्टिकल का भी याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के बारे में बात की थी, आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको,
यहाँ पर बात की जा रही है बास स्टेट के बारे में, ठीक है। तो बास स्टेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में, यहाँ पर पैसिफिक ओशन को आर्टिक ओशन के साथ में, इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ में, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में। इसका आंसर दीजिए, कल फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। बाकी वोकैबुलरी यहाँ पर जैसे रिहैबिलिटेशन के बारे में बात की जाती है, पुनर्वास, ठीक है। इसी के साथ में परनिकस यानी कि हानिकारक, प्रोवोकेटिव यानी कि उत्तेजक, किसी को भड़काना, ठीक है। क्यूलिंग यानी कि शमशान एक तरीके से बोल सकते हैं, और इन्वेसिस यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक प्रापक होना, इस तरीके से एक तरीके से समथिंग फ्यूचर के बारे में सोचना, कुछ स्पेशली समथिंग गुड। तो ये आप लोग 4-5 बेसिकली वोकैबुलरी हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताएगा और फीडबैक देकर जरूर जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।